देन फाइंड 20% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। बहुत आसान सवाल है, आप इस सवाल को करने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। कौन बताएगा? सवाल में ये बोला है यदि किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है तो संख्या 12,920 हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर का 20% क्या है? तो सबसे पहले आप बताओ 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? जवाब दीजिए। तो 427.27% तो 400% मतलब 4 और 27.27% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/11। भाई 9.09% 1/11 होता है, तो 27.27% 3/11 हो जाएगा। तो 4 + 3/11 तो 11 × 44 और 3 47/11 हो गया, 47/11। सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि जब हम किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो 12,920 होता है। बताइए कि ओरिजिनल नंबर का 20% बताइए क्या होगा। देखिए आज मैं आपको कैसा तरीका सिखाना चाहता हूं। हम बचपन में सवालों को एक्स मान के करते थे कि माना संख्या एक्स है, थोड़े समझदार हुए तो हम 100 मान के करने लगे कि माना संख्या 100 है। अब हम ओवर समझदार हो चुके हैं, हमारे बैच में आ चुके हैं, तो हमारा जो मकसद है सवाल की कैलकुलेशन को कम से कम करना है। आपको बात पता है कि आपको किसी नंबर का 47/11 ऐड करना है उस नंबर के 1/3 में। बात समझ में आती है? किसी नंबर का 47/11 ऐड करना उस नंबर के 1/3 में, तो जो बटे 11 होता है, जो बटे 3 होता है, यही आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाता है। मैं किसी संख्या का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 1.5 गुना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है हमें 1/6 करना होता है, 1/7 करना होता है, 5/9 करना होता है। आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाता है। तो किसी भी सवाल में सबसे बढ़िया आज मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा कि जैसे ये आया तो ये जो डिनोमिनेटर है आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं। आपको बटे 11 भी करना पड़ेगा, आपको बटे 3 भी करना होगा। तो क्यों ना 11 और 3 का एलसीएम 33 यूनिट। तो आप संख्या को 33 यूनिट मान लीजिए ना। आप संख्या को 11 मानिए ना 100 मानिए ना x मानिए, आप 33 यूनिट मान लीजिए कि माना संख्या 33 यूनिट है। 11 और 3 का एलसीएम 33 यूनिट, कि माना कोई संख्या 33 यूनिट है, मैंने मान लिया। धीरे धीरे आप इस चीज पे काम करने लगोगे। 33 यूनिट आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो सवाल में बोला किसी संख्या के 427.27% को उस तिहाई की उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ना है। तो संख्या मैंने 33 मानी है। तो आप बताओ 33 का 47/11 कितना होगा? तो आप ये देख पाएंगे कि आसानी से निकलेगा। अभी कितना आएगा मेरे दोस्तों? 141, 141। आप बोलोगे जी सर कोई परेशानी नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं, ये आएगा, ठीक है ना। संख्या का एक तिहाई कितना आएगा? भाई 33 का एक तिहाई कितना होता है? 11। 33 का एक तिहाई कितना होता है? 11। जब मैं ऐड करूंगा तो रिजल्ट बनेगा जी 152 यूनिट। रिजल्ट बनेगा 152 यूनिट। और सवाल में इसी 152 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 12,920 दे रखी है। सवाल में इसी 152 यूनिट की वैल्यू 12,920 दे रखी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर क्या इसमें कोई दिक्कत? बोलिए भाई। मेरे दोस्तों सवाल में बोला किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ते तो 12,920 हो जाता है। संख्या का 20% बताइए। तो भैया मैंने संख्या मान ली, पहले मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, जो डिनोमिनेटर उसका एलसीएम 33। 33 का 47/11 करूंगा इजीली आ जाएगा। 33 का एक तिहाई करूंगा 11 इजीली आ जाएगा। टोटल 152 बनेगा जोड़ने पे जो 12,920 है। अंजलि बेटा सवाल को ढंग से पढ़िए, सवाल को ढंग से। भाई संख्या 33 है, 33 का 47/11 करोगे 141 आता है। 33 का एक तिहाई करोगे 11 आता है, जोड़ोगे 152 होगा। सवाल पढ़िए 152 यूनिट की वैल्यू 12,920 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12,920/152। ये आ गया 1 यूनिट की वैल्यू। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो संख्या तो 33 यूनिट है, तो 33 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 33। ये 33 यूनिट की वैल्यू आ गई। तो अगर आपसे संख्या पूछता तो ये उत्तर हो जाता, अगर आपसे संख्या पूछता तो ये उत्तर हो जाता। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, पूछा संख्या का 20% बताओ। भाई ये तो संख्या आ गई, ये नहीं पूछा इसका 20% आपसे पूछा, यानी कि 1/5। सवाल में संख्या का 20% यानी कि 1/5 पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, 33 से डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि जो ऑप्शन 11 से कटेगा वो उत्तर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? बेटे क्यों नहीं समझते हो आप लोग? क्यों नहीं समझते हो? शशांक कह रहे सर आप ज्यादा शॉर्ट कर देते। शशांक आपको भी ज्यादा ही शॉर्ट करना है, शॉर्ट ही करना है, शॉर्ट में ही समझना है। भैया सवाल में आपसे बोला यदि किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है तो संख्या 12,920 हो जाती है। तो बताओ संख्या का 20% क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू 47/11, एक तिहाई का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो आपको किसी संख्या के 47/11 को उस संख्या के 1/3 में ऐड करना है, तो आपकी दिक्कत पड़ेगी। इनको ऐड करना आसान काम नहीं आप लोगों के लिए। तो मैंने 11 और 3 का एलसीएम, जो डिनोमिनेटर 11 और 3 बटे 11 भी करना है, बटे 3 भी करना है। 11 3 का एलसीएम 33 होता है, तो मैंने संख्या को 33 मान लिया, 33। तो 33 का 47/11 गुना करोगे 141 आएगा। 33 का एक तिहाई करोगे 11 आएगा। ऐड करने पर 152 होता है, जबकि सवाल में बोला 12,920। 152 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 33 यूनिट की वैल्यू निकाली संख्या की। लेकिन आपसे धीरेन्द्र संख्या 33 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू है, 33 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या ये आ गई संख्या। अगर सवाल पूछा होता कि बताइए संख्या क्या है, तो आपका उत्तर ये होता है भैया। लेकिन संख्या का 20% पूछा, तो इसका 20% यानी कि 1/5 आपको निकालना था। तो 5 से मेरे दोस्तों ये जो 10 है, 2 बार आपका कट जाएगा, 2 टाइम्स आपका कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आंसर के एंड में 0 नहीं आने वाला। मैं बात अच्छी तरीके से जानता हूं कि मेरे दोस्तों 5 6 2 8 33 आ रहा है, यानी कि आंसर 11 और 3 का मल्टीपल होगा। आंसर ऐसा होगा जो 11 से भी कटे, 3 से भी कटे। ये 11 से भी कट रहा है मेरे दोस्तों, और ये जो है 3 से भी कट रहा है, ये उत्तर है। बी ऑप्शन नहीं है, 561 ए ऑप्शन। सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हैं, पर आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा ऑप्शन से हम लोग देख लेंगे। लेकिन नहीं समझ में कोई परेशानी नहीं, आगे के सवाल में समझोगे, ये करिए। अगला सवाल बताइए, सवाल नंबर 48। आकाश डाटा डिफिकल्ट है तो फ्रैक्शन में करेंगे, डाटा आसान है तो 100 मान के करेंगे, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने नीरज 33 लिया, केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। बीच में ओके 47 छूट गया, ये बताइए। ओके देखिए ये बहुत शानदार सवाल है, बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन में आता है, बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखिए भैया 47 सवाल पे हम लोग आ चुके हैं, तो धीरे धीरे अब लेवल बढ़ेगा। मैं आपको बार बार वही घिसी पिटी टुच्ची चीजें पढ़ाता रहूं, ऐसा नहीं है। करिए। गुलशन कह रहे सर पेन फ्री करना अच्छा लगता है। गुलशन पेन फ्री होते हैं जो सवालों का लेवल बहुत कम होता है, बहुत इजी सवाल, बहुत बेकार, वन लाइनर, एक लाइन की। ये सवाल बहुत बड़े बड़े हैं, सवाल में काफी कैलकुलेशन है। अब ये सवाल है, करना पड़ेगा बेटा। पेन फ्री तो पेपर में पेन क्यों दिया जाता है? पेपर क्यों दिया जाता है? पेन को तोड़ दो, पेपर को फाड़ दो, कंप्यूटर को आग लगा दो।
बनाए जल्दी से। ये यूट्यूब के फर्जी टीचरों से बेटा पढ़ के गणित को पेन फ्री मत समझो, गणित के लिए पेन भी दिमाग लगाइए, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए। दो नंबर हैं, there are two numbers, when first number is increased by 160% the obtained number is 86 less than the second number। आपके पास दो नंबर है दोस्तों, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। मैं इसे लिखता हूं, सवाल में दोस्तों ये बोला गया है कि प्यारे भाई कि जब हम पहले नंबर को 160% बढ़ाते हैं तो जो नया नंबर आता है उस सेकंड नंबर से 86 कम है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 110, अगर हम फर्स्ट नंबर को 110 बढ़ाएं तो जो नंबर आता है मेरे दोस्तों वो सेकंड नंबर से 200 कम है। भैया दो आदमी हैं, पहला और दूसरा, आपसे कहा जाता है कि पहले आदमी को अगर 110 रुपए और भी दोगे ना तो भी दूसरे से 200 रुपया कम ही रहेगा। अगर पहले आदमी को 110 रुपए और डालो ना उसकी झोली में, तब भी वो दूसरे आदमी से 200 रुपया कम ही रहेगा। यानी कि पहला आदमी दूसरे आदमी से कितना कम है? 310 कम है। कितने बच्चे ऐसे ये होता है कि मेंटली आप इसको समझ पाए कि नहीं? पेन लिखने की इसमें आपको जरूरत नहीं है। कितने बालक इस बात को समझ गए कि पहली संख्या को आपने 110 बढ़ाया, उसके बावजूद भी जो नंबर आया वो दूसरी संख्या से 200 कम है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम रहा होगा? 310 नंबर कम रहा होगा। कितने बच्चे इस बात को मेंटली समझ गए कि पहले नंबर को आपने 110 बढ़ाया, जो नया नंबर आया वो दूसरे नंबर से 200 कम है, तो पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम रहा होगा? 310। दो आदमी, एक आदमी के झोली में 110 रुपया डालोगे तभी वो दूसरे आदमी से 200 कम रहेगा, यानी कि पहला आदमी दूसरे आदमी से 310 रुपए कम है, 110 भी दोगे तो भी 200 की कमी रहेगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये सेकंड लाइन दी जो कि बहुत इजी है, मतलब इनडायरेक्टली पहले और दूसरे नंबर का डिफरेंस दिया 310। अब हम पहली लाइन पे आ जाते हैं। सवाल ये है पहली लाइन में कि अगर हम फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाएं तो जो नंबर प्राप्त होगा वो सेकंड नंबर से 86 कम होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपसे पूछा है कि दोनों नंबर का सम बताइए, पहले और दूसरे नंबर का सम बताना है। प्यारे भाई अगर आप फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों, 160% बढ़ाओगे फर्स्ट नंबर को, तो जो नंबर आएगा मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाने पर जो नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से 86 कम होगा मेरे दोस्तों। सेकंड नंबर, आपने सेकंड को चेंज नहीं किया, सेकंड नंबर से 86 कम होगा। कितने बालक इस बात को समझ पाए कि अगर आप पहले नंबर को 160% बढ़ाओगे तो जो नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से 86 कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी है वो दूसरे आदमी से 310 रुपए कम है, आपने पहले आदमी को 160% बढ़ाया, 160% बढ़ाने पर अब वो दूसरे आदमी से केवल 86 कम है। अब बताओ पहले 310 कम था इससे, अब 86 कम है, यानी कि गैप कितने का आया? 310 और 86 के बीच में कितने का गैप है? 310 में से 86 घटाएंगे तो गैप आया 224 का। 224 का गैप कहां से आया? एक आदमी किसी दूसरे आदमी से 310 कम था, आपने पहले नंबर को 160% बढ़ाया, अब वह दूसरे आदमी से केवल 86 कम है, तो गैप कितने का आया? 310 कम था, अब 86 ही है, तो गैप कितने का है? 224 का। ये गैप क्यों आया? ये गैप किसकी वजह से आया दोस्तों? जवाब दीजिए। तो आपका जवाब होगा सर ये गैप इसलिए आया है कि पहले नंबर को 160% बढ़ाया गया है, पहले नंबर को 160% बढ़ाया गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर का 160% ही 224 के बराबर है। अगर आपके अंदर क्षमता है तो जितना भी मैंने बोर्ड पे लिखाया है मेरे दोस्तों आप इसको मेंटली सोच सकते थे। फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाया बेटा, 60 नहीं 160% बढ़ाया। पहले कोई आदमी दूसरे आदमी से 310 कम था, आज केवल 86 कम है। पहले अडानी से $50 बिलियन कम थे, आज केवल $15 बिलियन कम है, तो बीच का गैप कितना? $35 बिलियन का गैप कम हुआ। वो क्यों हुआ? कि अडानी जी की संपत्ति बढ़ी है, तो फर्स्ट नंबर की संपत्ति 160% बढ़ी और उसी की वजह से 224 का गैप आया है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलिए, आप बोलोगे जी सर। तो फर्स्ट नंबर का 160% 224 है, तो दोनों तरफ 16 से भाग कर दो, 16 एकम 16, ये 16 से 224 को भाग करेंगे मेरे दोस्तों, फर्स्ट नंबर का 10% कितना हो जाएगा? 14। फर्स्ट नंबर का 10% कितना हो जाएगा? 14। तो फर्स्ट नंबर का 100% कितना हो जाएगा? 140। यानी कि फर्स्ट नंबर का 100% 140 है, तो पहला नंबर मैंने पता लगा लिया 140 है। पहला नंबर बाबूजी 140 है, जो दूसरे नंबर से 310 कम है, तो दूसरा नंबर कितना रहा होगा? दूसरा नंबर 310 एक्स्ट्रा रहा होगा, यानी कि 450। तो दूसरा नंबर दोस्तों 450 है। दूसरा नंबर प्यारे भाइयों 450 है। तो पहले और दूसरे नंबर का सम पूछा 140 और 450 का सम कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर जी 590, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बाबूजी बी ऑप्शन। निरंकुश आप सवाल की लाइन को 4 बार पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा सवाल है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको सवाल पूरी तरीके से समझ आ गया? एक मेंस लेवल का सवाल है दोस्तों। विनोद बैच की 2 टाइमिंग है, शाम को 5 से 6:30 एडवांस मैथ होता है, और ये जो है 7 से 8:30 अर्थमेटिक मैथ होता है। फर्स्ट नंबर का 160% 224 है, तो फर्स्ट नंबर का 100% 140 होगा। बहुत टाइम लेके मैंने आपको समझाया है। तन्वी कह रहे हैं सर 450 कैसे आया? भाई पहला नंबर 140 है, जो सेकंड नंबर से 310 कम है, तो सेकंड नंबर 310 ज्यादा होगा। 140 में 310 ऐड करोगे 450 आता है। ऐड करना आपको आता होगा, आप इसको रिवाइज करके देखिए कई बार, आपको समझ में आएगा। एक दिन आप जरूर सीखेंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 48, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल। एज 20% मोर देन बी, बी 25% मोर देन सी, सी 60% लेस देन डी, डी 20% मोर देन ई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ओके, आपके सामने 5 यहां पे चीजें हैं, ए बी सी डी ई। ए बी सी डी ई। डाटा बहुत आसान है, तो मैं 100 मान के करूंगा और एग्जामिनर 100 मान के देगा कि आपको अगर ये सवाल रेशियो से बनाना पड़े तो इन सबका रेशियो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। सवाल में बोला है कि ए जो है बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, सी डी से 60% कम है, और डी ई से 20% ज्यादा है। तो आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको डी बी के बीच में रिश्ता दे रखा है, ई ए के बीच में दे रखा है, ए डी के बीच में, सी ए के बीच में, तो आपको यहां पे सब कुछ देखना होगा। 5 चीजें हैं। तो मेरे दोस्तों शुरुआत कहां से हो रही है? ए बी से ज्यादा है, बी सी से ज्यादा है, सी डी से कम है, डी ई से, तो सबसे पिछड़ा तो ई रहा ना, सबसे पिछड़ा तो ई रहा। शुरुआत कहां से करेंगे? आसान कहां से रहेगा? ई से। डी जो है ई से 20% ज्यादा है, मतलब अगर मैं ई को 100 मानता हूं तो डी 120 है। आसान रहेगा। डी को अगर मैं 100 मानता हूं तो डी 120 है। आगे सी जो है वो 60% कम है डी से। अब बताओ 120 सी जो है डी से 60% कम है। सी अगर डी से 60% कम है तो सी डी का 40% होगा। 120 का 40% 48 होता है।
भाई कोई संख्या सी डी से 60% कम है तो संख्या सी जो है डी का 40% रही होगी। 120 का 40% 48 होता है, ये बच्चा जानता है। आप बोलोगे जी आगे क्या बोला है? 20-25% मोर देन सी, 20 सी से 25% ज्यादा है, 20 सी से 25% ज्यादा है। 48 का 25% क्या होता है? 25% मतलब एक चौथाई, 1/4। तो 48 का 1/4 होता है 12, तो 48 को 12 एक्स्ट्रा करोगे 60, तो बी है 60। 20 सी से 25% ज्यादा है, सी 48, 48 का 25% कितना होता है? 12, 1/4, तो 12 एक्स्ट्रा करोगे तो बी है 60। नेक्स्ट, ए 20% मोर देन बी, ए बी से 20% ज्यादा है, तो 60, 60 का 20% कितना होता है? 12, तो 12 ज्यादा करोगे तो ए आ जाएगा 72। तो ये सबका रेशियो आ गया ना, कितना आसान था, वन लाइन में हो गया। अब चेक कर लो कौन सा स्टेटमेंट सही है। डी इज 60% लेस देन बी, क्या डी बी से 60% लेस है? नहीं, डी तो ज्यादा है बी से, पहला गलत है। ई इज 28% मोर देन ए, ई जो है ए से 28% मोर है, नहीं 28 यूनिट मोर है, 28% मोर नहीं है। ई जो है ए से 28% मोर नहीं है, क्लियर है? ए 40% लेस देन डी, ए 40% लेस है डी से, क्या ए डी से 40% लेस है? 40% लेस मतलब ए डी का क्या 60% है? हाँ जी है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ए डी से 40% लेस है। भाई ए जो है डी का कितना है? 60%, 120 का 60% होता है 72, अगर ए डी का 60% है तो ए डी से 40% कम है, क्लियर है? समझ में आया? राजीव कह रहे 1 आवर कीजिए, हम लोग बोर हो जाते हैं। तो राजीव आप मुझे साथ लिखित में कॉन्ट्रैक्ट साइन करिए कि अगर सिलेबस 2 साल में कंप्लीट होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा पढ़ के तुम्हारे अस्थि पंजर जवाब दे रहे हैं तो भैया एक सरकारी ऑफिस में चुगने वाली बेंच पे 8 घंटे बैठ के कैसे नौकरी करोगे? सपोज तुम्हारी नार्कोटिक्स में ही जॉब लग जाए, देख रहे हैं समीर वानखेड़े का क्या हाल बना रखा है। नार्कोटिक्स में तुम्हारी जॉब लग जाए, ड्रग्स कंट्रोल ब्यूरो में, तुमको फील्ड पे पकड़ो में जाना, किसी को वो तुमको 2 रैपट मार दे तो कैसे तुम झेलोगे? जिगरा ही नहीं आपके अंदर, 1 घंटा पढ़ने का जिगरा नहीं है तो 8 घंटे तो हैं। ई जो है ए से कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा। ई ए से कितने परसेंट ज्यादा है? 28 ज्यादा। ए से बेस कितना 72 इंटू 100% है, 28% है। कितने परसेंट ज्यादा है ई ए से? ई ए से कितना ज्यादा है? ई ए से कितना ज्यादा है? बेस है ए 72, कितना ज्यादा है? 28 ज्यादा है। ये 28 इंटू 100%, कैसी बात करते हो? आगे चलिए अगला क्वेश्चन, इतना टाइम थोड़ा बेटा इन सालों को सवाल करिए। If A's income is 40% of B's income and B's income is 24% more than C's income, then by what percent is C's income more than A's income? जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सवाल आपके सामने आ चुका है, A, B और C। 30 सेकंड में आपको उत्तर देना है। अगर हम ऐसे करेंगे राम तो दिक्कत होगी। गुलशन पहले इस सवाल का उत्तर बता दो बेटा। आंसर आपका एक भी सवाल का आ नहीं रहा है और आपको टफ करना है। यदि ए की इनकम बी की इनकम का 40% है और बी की इनकम जो है सी से 24% ज्यादा है तो सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? बताइए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। एक चीज पे क्यों नहीं टिकते हो आप लोग? डाटा बहुत आसान है, देखिए जहां से चीजें शुरू हो रही है वहां से क्वेश्चन लिखने का टाइम दो। क्वेश्चन लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट सॉल्व करना है। सीट तो है आपके पास, लिखना क्यों? ए की जो इनकम है बी की इनकम का 40% और बी की इनकम सी की इनकम का 24% ज्यादा है। तो मेरे दोस्तों सी सबसे नीचे सी है, अगर सी की इनकम 100 है तो बी की इनकम 124 है, 124। बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है। अब पहली लाइन पाएंगे कि ए की जो इनकम है वो बी का 40%, तो 124 का 40%, 124 का 0.4 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 49.6। तो ए की जो इनकम है 49.6 है, 124 का 40% निकालेंगे, 40% मतलब 0.4 से गुणा कर दो, ए की इनकम 49.6। गुलशन आंसर तो आया नहीं बेटा। सवाल में आपसे पूछा गया बताओ सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो सी की इनकम कितना ज्यादा है ए से? परसेंट, परसेंट शब्द लगते ही आपको बेस समझ में आना चाहिए। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? आप बताइए 49.6 है, इसकी 100 है तो कितना ज्यादा है? 50.4। तो मेरे दोस्तों मैं इतना देखते समझ कि आंसर जो भी होगा 100% से ज्यादा होगा। आंसर जो भी होगा 100% से ज्यादा होगा बेटे। 50.4% नहीं होगा उत्तर। सवाल में ये बोला है सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, बेस ए है, ए 100% की वैल्यू है। अगर ये 100% की वैल्यू है तो सी 50.4 ज्यादा है, तो 50.4 100% से ज्यादा आएगा ना, यानी कि ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचे, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। बिना कैलकुलेशन के सवाल को जल्दी कैसे करना है ये देखिए। बेस जो होता है ना वो हमेशा 100% होता है मेरे दोस्तों। ए की इनकम से सी की इनकम कितना ज्यादा है? 50.4। तो ये जो 50.4 है आपको समझ में आना चाहिए ये 49.6 में 0.8 एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे जी सर, तो आपको ये बात तुरंत समझ में आएगी कि 100% तो ये है 100%। ये जो वैल्यू है 4% की वैल्यू है, अगर 100% इतना है तो 4% जो है मेरे दोस्तों वो तो लगभग 2 होगा। ये नहीं है, ये उत्तर आएगा डी ऑप्शन। खत्म सवाल। मेरे दोस्तों ये तो 100% हो गया, आपको ये बात समझनी चाहिए। अब एक बात बताइए कि अगर 100% का मतलब ये लगभग आधा हो रहा है, ये लगभग आधा हो रहा है, 100 का आधा, 100% का आधा हो रहा है लगभग, तो 0.8 का मतलब लगभग 1.6% आएगा। 1.6% है लगभग, 4% थोड़ा ना, तो ये उत्तर नहीं आएगा, ये डी ऑप्शन होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें, कोई समस्या? देखो बेटा आपके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि आप इन चीजों को समझ पाओ, है ना। मुझे लगता है कि आप 6-7 महीने बाद समझ पाओगे। ये 49.6 है, ये 100 है, तो सी कितना ज्यादा है? ए से 50.4 ज्यादा है, अपॉन 49.6 इंटू 100%। आप इसको सॉल्व कर लो बेटा, मैं क्या बताऊं तुम्हें, बिल्कुल खत्म बालक हो यार। 101.6% आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रॉक्स। ठीक है ना, समझने वाले समझेंगे। अगला सवाल करिए, सवाल नंबर 50। एक एक सवाल पे 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो यार। जल्दी से करिए, 2020 के प्री के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री के पेपर का लेटेस्ट, जल्दी से।
The income of A is 30% less than the income of B, and the income of B is 137.5% more than that of C. If the income of A is 28,500 less than that of B, the income of C is, देखिए बहुत प्यारा सवाल है, बस अभी तक हम परसेंटेज में कर रहे थे, अभी हमारे पास यहाँ पे डाटा भी आ गया। तीन बंदे हैं जी ABC, A की इनकम B से 30% कम है, B की इनकम C से, ध्यान सुनिएगा, B की इनकम C से 137.5% ज्यादा है। सबसे पहले देखो 137.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 100% होता है 1 और 37.5% 3/8, तो 1 + 3/8 मेरे दोस्तों हुआ 11/8। क्या हुआ? 11/8। सवाल में क्या बोला हुआ है? सवाल में यही तो बोला गया है कि ए की जो इनकम है वो बी की जो इनकम है वो सी से 11/8 ज्यादा है। अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 19 है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलोगे? क्लियर? इसमें एक भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आया है अभी तक। डाटा टिपिकल कर रखा है रॉकी 37.5%, तो इसकी फ्रैक्शन बनाना आसान है। बी की इनकम सी से कितना ज्यादा है? 137.5%। 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/8, यानी कि अगर सी की इनकम 8 है तो बी की इनकम 11 ज्यादा है 19। अब हम पहली लाइन पाएंगे, ए की इनकम बी से 30% कम है। ए की इनकम अगर बी से 30% कम है तो बी की तो 19 है। अब 19 से 30% कम करोगे तो 19 का 70% कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 133, 13.3। एक इनकम आ जाएगी 13.3 यूनिट। इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? क्या इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? बेटा एक भी पैसे का डाउट इसमें आपको नहीं आना चाहिए। एक की जो इनकम है 20 से 30% कम है, तो 19 का 30% 5.7 होता है। 5.7 कम करोगे तो 13.3 आ जाएगी। ओके, सवाल में बोला है कि एक की जो इनकम है वो 20 से 28,500 लेस है। तो मेरे दोस्तों ये बताइए एक इनकम 20 से कितना लेस है? अच्छा, इसकी आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। एक इनकम 20 से कितना लेस है? 5.7, और सवाल में इसी 5.7 यूनिट के लिए 28,500 दे रखी है। ये आपको निकालने की जरूरत नहीं कि एक इनकम है क्या। सवाल बोला एक इनकम 20 से 30% कम है, तो 19 से 30% कम करोगे तो 19 का 30% 5.7, और सवाल में देखा एक इनकम 20 से 28,500 कम है, तो 5.7 यूनिट के लिए 28,500 है। तो मेरे दोस्तों यहां से एक यूनिट के लिए आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो है 5 बार जा रहा है, तो एक यूनिट के लिए 5,000 आ गई, 1 यूनिट के लिए 5,000 आ गई कि नहीं? 57 पंजे 285, 250 35 285। क्लियर? आप बोलोगे जी सर, तो एक की वैल्यू 5,000 है, तो सी की वैल्यू पूछे, सी की इनकम कितना? 8 यूनिट, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 40,000, 40,000। एक की वैल्यू 5,000 तो 8 की वैल्यू 40,000, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सा दोस्तों सवाल था। जस्ट इसी साल के प्री के पेपर में आया, कुछ भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है फर्जी की, सीधा सीधा सब कट रहा है। आगे चलेंगे दोस्तों, सवाल नंबर 51 की तरफ जल्दी से जवाब दीजिए। बनाइए। लेकिन रॉक इस तरीके से तो है ही नहीं कैलकुलेशन। अगला सवाल, the income of A is 45% more than the income of B, and income of C is 60% less than the sum of income of A and B. The income of D is 20% more than that of C. If the difference between the income of B and D is 13,200, then the income of C is। बहुत प्यारा सवाल है, आपके सामने 4 लोग हैं ABCD। ये भी इस साल के प्री का सवाल है। अभी मैं प्री के ही क्वेश्चन करा रहा हूं परसेंटेज की डेफिनेशन पे बेस्ड। टाइम नहीं लगना चाहिए गुलशन, स्पीड फास्ट होनी चाहिए। आपसे सवाल हो जाना, टाइम ज्यादा लग रहा है तो सवाल होने का कोई भी फायदा नहीं है। A की इनकम B से 45% ज्यादा है, तो मेरे दोस्तों समझने की क्या कोशिश करेगा। 45% की फैक्ट चाहे तो आप इसको 100 मान के कर सकते हो, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है ना? क्लियर है? आप चाहे तो इसको 100 मान के कर लीजिएगा। जैसे ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, बी की अगर 100 है तो ए की कितनी? 145। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं। आगे बोला है डी की जो इनकम है और सी की जो इनकम है ए और बी के सम से 60% कम है। डाटा आसान है, 100 मान के करिएगा। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, सी की जो इनकम है ए और बी के सम से 60% कम है, तो ए और बी का सम हो रहा है 245। 245 से 60% कम करना है, 60% कम का मतलब 40%, 40%। आप बोलोगे जी सर तो 96 और 2 आ जाएगा मेरे दोस्तों 98। तो सी की इनकम है 98। 240 का 4 96 होता है, 5 का 4 2 होता है, 98। आप बोलोगे जी सर बहुत ईजी है। डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, तो डी की जो इनकम है वो सी से 20% ज्यादा है, तो सी की है 98। 98 से 20% ज्यादा करोगे तो 98 का 20% एक्चुअली होता कितना है? जैसे 98 को आपको 20% बढ़ाना है तो 1.2 से गुणा करनी है। अब ये 120 हो गया, 120 में से आप 2.4 घटा दीजिए मेरे दोस्तों, 120 में से 2.4 घटाएंगे तो 117.6 आ जाएगा। ये हो गया 117.6। कितना आसान है, मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट है किसी बालक को। डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, तो 98 का 20% बढ़ाना है, 1.2 से गुणा करनी है। मैंने कैसे गुणा जल्दी की? 98 की 1.2 मेंटली, पहले 100 की 1.2 में गुणी, 120, 2 की 1.2 2.4, तो 120 में से 2.4 माइनस कर लिया दिमाग में, 117.6 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर तो ये आगे सबके बारे में। बी और डी के बीच का जो डिफरेंस है 13,200, यहां कितना डिफरेंस है? 17.6। बी और डी की इनकम के बीच का डिफरेंस 17.6, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस 13,200 रुपए का है। आप बोलोगे जी सर इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है अभी। तो यहां पे जब आप पॉइंट हटाओगे तो दोस्तों 1 0 बढ़ने वाली है, ठीक है? ये किससे जाएगा? ये पूरा पूरा 11 से जाएगा, 16 बार, और 11 से जाएगा मेरे दोस्तों 12,000, ठीक है ना? तो एक की वैल्यू यहां पे 750 आ गई, 750, 16 7 112 8 16 जैसे 1 यूनिट के लिए 750 आ गई है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सवाल में तो पूछा नहीं, सवाल में पूछा है सी की इनकम बताइए। सी की इनकम, तो सी की इनकम है 98 यूनिट, तो सवाल में आपसे 98 यूनिट की वैल्यू पूछे, 98 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय 98, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर आप जानते हैं कि उत्तर 75,000 और 72,000 एग्जैक्ट तो नहीं आने वाला। अगर 100 से गुणा होती तो 75,000 होता, 2 कम है, यानी कि 1500 कमाएगा 75,000 से, 73,500 उत्तर है बी ऑप्शन 73500। 98 आप 7 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, आंसर जो भी आए 100 है तो 145। सी की इनकम ए और बी से 60% कम है, तो सी की जो इनकम है ए और बी से 60% कम 98। 98 में प्राइम नंबर छुपा होता है 7। 7 एक ऐसा नंबर है जो कभी भी नहीं कटता, कभी भी किसी से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट 7। तो आंसर जो भी आएगा सी की इनकम पूछिए, फाइनली सी की इनकम 7 का मल्टीपल, ये ऑप्शन 7 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं कटता, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 से कट रहा था, तो ये आंसर होना चाहिए था। आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, वो तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि वो आपको आना चाहिए, लेकिन पेपर में सवाल आएगा तो आपको केवल इतना करना है, ठीक है? चलिए आगे चलेंगे, सवाल नंबर 52। एक और बताइए अगला सवाल।
पैसा बांटा गया, उनके पीस द एवरेज ऑफ द अमाउंट इज 4520 से एवरेज है, यानी कि तीनों के पास सम कितना होगा 4520 गुना 3। भाई जैसे दो लोग हैं, एवरेज कैसे निकालते, जोड़ के आधा कर दो। तीन लोग एवरेज कैसे निकालते, तीनों का पैसा जोड़ के बटे 3 कर दो। चार लोग हैं तो चार को जोड़ के बटे 4 कर दीजिए। नहीं मधु बिल्कुल डिटेल में बेटा, मैंने डिटेल भी बताया, शॉर्ट भी बताया, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू होगा मधु बेटा। करिए, शेयर ऑफ ए इज 10:2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी एंड 33:1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर क्वेश्चन। भाई तीन बंदे हैं ए बी और सी, ए बी और सी, समझने की कोशिश करेगा। इनके पास कुछ पैसे बांटे गए और जो पैसे बांटे गए उनका एवरेज अमाउंट 4520 है। ए का जो शेयर है वो बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है, तो 10 सही 2/3% होता कितना, 32/3%। 32/3% आप बोलोगे जी सर। अब एक बात बताओ, 32/3% का क्या मतलब है? 32% होता है 8/25, 8/25 का बटे 3 करेंगे तो 8/75, 8/75, 8/75। इसमें किसी बालक को कोई डाउट है? आकाश हिंदी में ही बोल रहा हूं बेटा, 10 सही 2/3 का 32/3। अच्छा 32 को हिंदी में नहीं जानते आप लोग। 32% का मतलब करे कमीनो भैया 4% 1/25 होता है, क्यों इतना सोचते हो? तो 32% कितना होगा प्यारे भाई, 8/25 होगा। इसका बटे 3 का तो यहां भी बटे 3 हो जाएगा, 8/75। ये सब मेंटली सोचना है, मेंटली। कोई बात नहीं पूछा, आपको आएगा भी नहीं, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ए का जो शेयर है वो बी से 8/75 ज्यादा है, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? आप इसको मेंटली सोच सकते हैं। यानी कि ये बोला गया कि अगर बी के पास 75 रुपए हैं तो ए के पास 8 ज्यादा 83 है। ए के पास कितना पैसा है? 83। अच्छा सवाल में बी का हिस्सा पूछा है तो आंसर 75 का ही मल्टीपल होगा, ये आप देख पाएंगे, हालांकि आगे भी बताऊंगा मैं। शेयर ऑफ ए 10:2/3% मोर देन शेयर ऑफ बी एंड 33:1/3% लेस देन शेयर ऑफ सी। ए का जो शेयर है वो सी से 1/3 कम है। 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ पूजा कितनी होती है? 33:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है पूजा पता है आपको? 1/3। ए का जो शेयर है वो सी से 1/3 कम है, रेशियो आया, यानी कि सी के पास अगर 3 रुपए हैं तो ए के पास 2 रुपए है, ये रेशियो आया। पूरा बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उत्तर ही नहीं बता रहे हो आप यार। ए का शेयर बी से 1/75 ज्यादा, बी के पास 75 है तो ए के पास 83 रुपए। ए का शेयर सी से 1/3 कम है, सी के पास 3 है तो ए के पास 2। आपके पास दो अलग अलग रेशियो है, क्या आपको भेदभाव नहीं दिख रहा कि ये कह रहा है कि यहां ए के पास 83 है 2 है, तो 83 और 2 को सेम करना होगा। थोड़ा बहुत रेशियो, थोड़ा बहुत एलसीएम आना चाहिए, नहीं आता है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है आपके पास। 83 और 2 को सेम करना होगा तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 83 गुणा 2, या 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 3 6 2 8 16, या 2 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। भैया यहां भी 83 से गुणा कर लेते हैं, 83 और 2 का एलसीएम 83 गुणा 2 होता है, यहां 2 है 83 से गुणा कर लेते हैं तो 166 हो जाएगा, 166 हो जाएगा, और 83 3 3 9 3 8 24 249 हो जाएगा, 249। तो एबीसी का रेशियो आ गया। क्या आ गया? ये एबीसी के बीच रेशियो आ गया, सभी को आ गया 166 रेशियो 150 रेशियो 249। रेशियो को कंबाइन कर दे, जिसको ये ना आता हो वो कृपया करके चौथी क्लास की एनसीईआरटी उठा ले और उसको पढ़ना शुरू करे, फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है ना? छोटे बच्चा होगा घर में, उससे ले लेना। सवाल में आपसे पूछा बी का शेयर बताइए। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, तीनों के पास जो पैसा है वो इस रेशियो में, तो तीनों के पास टोटल कितना पैसा है, टोटल कितना पैसा है तो ऐड करेंगे तो ये 250 150 400 हो जाएगा। 400 में 166 जोड़ेंगे 566, और उससे कमाएगा 565। तीनों के पास टोटल है 565 यूनिट। तीनों के पास टोटल कितना है? 565 यूनिट। आप बोलोगे जी सर, जबकि तीनों के पास जो पैसा है उसकी एवरेज वैल्यू 4520 है, ये तो एवरेज है 4520 प्यारे भाई, 4520 एवरेज है, तो तीनों के पास टोटल कितना होगा? 4520 गुणा 3 रुपए। तीनों के पास टोटल जो पैसा होगा वो इतना होगा, इसको हम इक्वल कर देंगे। क्या इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं किसी भी बालक को। तीन लोगों के पास एवरेज सपोज 10 रुपए है, तो तीनों के पास टोटल कितना होगा? 10 या 30 रुपए होगा तीनों के पास मिला के, तो यानी कि तीनों के पास टोटल पैसा ये है, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इक्वल करेंगे। अब बताओ किससे जा रहा है? बिल्कुल मुझे तो दिख रहा है कि आपको दिख रहा है 113 से जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल 8 गुना है, 500 से 8 गुना 4000, 65 8 गुना 520, बिल्कुल 8 गुना है, 8 बार जा रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 8 की 24 रुपए आ गई, 1 की वैल्यू 24। मुझे पता है कि बहुत से बच्चे ऐसे जिन्होंने कभी इतनी कैलकुलेशन देखी नहीं है, तो धीरे धीरे एक दिन जरूर सीखेंगे, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आदर्श। तो 1 की वैल्यू 24 है, तो आपसे पूछा बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा है 150 यूनिट 150, तो 150 की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे भाई 150 गुणा 24 रुपए होगी, ठीक है ना? तो 3000 प्लस 600 यानी कि 3600 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वो देखिए वहां पूरा डिटेल होता है, 2 पेज का डिटेल होगा इस सवाल का, कम से कम 2 पेज का, वो खुद देखिए, उससे खुश होइए आप, ठीक है? पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो कैसे करना है? केवल पहली लाइन से सॉल्व होगा कि ए का हिस्सा बी से 10 सही 2/3% ज्यादा है। 10 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाली तो 8/75, यानी कि मैं कह सकता हूं कि बी का पास अगर 75 रुपए तो ए के पास 83 रुपए। बस मैं आगे करूंगा ही नहीं, आपसे सवाल बी का हिस्सा पूछा यानी कि 75, तो आंसर जो भी होगा भाई 75 में 25 भी आता है और 3 भी आता है, यानी कि आंसर जो भी होगा 25 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 3 का भी। 3 का मल्टीपल मेरे दोस्तों, पहली बात, दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते, कोई दिक्कत ही नहीं। ये ऑप्शन 3 से नहीं कटता, तो एक ही आंसर बताइए ऐसा ऑप्शन है जो 25 से भी कट रहा है, 25 चौका 100 और 3 से भी कट रहा है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बताया हूं। पेपर में नॉलेज के दांत कुछ और करने के दांत कुछ और होते हैं, ठीक है भाई? करके बता दिया ना, उसको मैं दूंगा टॉफी। और √3 की भैया एग्जैक्ट वैल्यू तो आप निकाल नहीं सकते, तो एप्रोक्स वैल्यू 1.732 होती है। आप करके बताइए, 1 मिनट का टाइम आपके पास इस सवाल को करने के लिए। सवाल बेसिक से 2018 का, बट बेटर देन मींस लेवल है, करिए। द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इंटीजर, आंसर एप्रोक्स, एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। भाई कोई नंबर है जो 1 से बड़ा है, तो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है। भाई यहां पे आपको पहली बात पता होना चाहिए कि नंबर क्या है, तो नंबर आपको सपने में तो आएगा नहीं, तो मैंने माना कि वो नंबर x है, आपको निकालना ही पड़ेगा नंबर। कैसा कौन सा नंबर? रेसिप्रोकल जानते हो, व्युत्क्रम, जैसे 3/5 है, 3/5 का व्युत्क्रम कितना होता है? 5/3, ठीक है ना?
ये रेसिप्रोकल होता है, ध्यान सुनिएगा। कोई नंबर है मेरे दोस्तों जो एक से बड़ा है, एक से बड़ा साल में दिया कोई नंबर x और उसका रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल 1/x, तो किसी नंबर जो एक से बड़ा है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एक से छोटा हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल के सम का 20% है। इसका 20% कितना होता है? 1/5, 1/5। आप बोलोगे जी सर इसका 20% है 1/5। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो मेरे दोस्तों 5 इधर जाएगा 5x, 5x में से x घटाओगे 4x बराबर, इधर जाएगा माइनस का 5/x, 5/x में 1/x जोड़ेगा तो 6/x। तो मेरे प्यारे भाई यहां से x स्क्वायर की वैल्यू x स्क्वायर आएगा 6/4, 6/4, 6/4 को हम 2 से काटेंगे 3/2 और अंडर रूट भी लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों अंडर रूट 3/2। इसमें किसी वाले को कोई डाउट है? ये तो 7th क्लास की चीज है, इसको कोई भी कर सकता है, छठी सातवीं का बच्चा। तो ये x की वैल्यू आई, मतलब ये एक ऐसा नंबर है कि इस नंबर और इसके रेसिप्रोकल का जो सम है मेरे दोस्तों वो इस नंबर का जो डिफरेंस है वो इसके नंबर और इसके रेसिप्रोकल के सम का 1/5 है। सबको समझ में आ गया? तो भैया आपने सबसे पहले मेरे प्यारे भाई x का मान निकाला जो कि सॉल्व करके आया अंडर रूट 3/2। ठीक है, कोई दिक्कत? ये बात कहां से पता चली? पहली लाइन से कि किसी नंबर उसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस उस नंबर उसके सम रेसिप्रोकल के सम का 20% 1/5 सिंपलीफाई किया, ये आया। ठीक है ना, ये मैं हटा रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो यानी कि x की वैल्यू हमें पता चली जी रूट 3/2, रूट 3 यानी कि रूट 3/2 में से लिख सकता हूं। लेकिन सवाल यहीं पे नहीं रुका, सवाल में से आगे पूछा है, सवाल में से आगे पूछा कि बताइए भाई हाउ मच परसेंट इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब। बताइए कि संख्या का जो वर्ग है वो इसके क्यूब से कितना परसेंट लेस है। मैंने बोला है कि जब भी आपको सवाल में परसेंटेज मोड या लेस निकालना हो तो रेशियो ले लीजिए। भाई संख्या x, सवाल में पूछा कि बताओ संख्या का जो स्क्वायर है वो उस संख्या के क्यूब से कितना परसेंट लेस है, x क्यूब से कितना परसेंट लेस है। तो लेस या मोर निकालने के लिए रेशियो ले लीजिए। भाई उस संख्या के क्यूब से, तो क्यूब बेस होगा जिसको मैं पहले लिखूंगा, तो संख्या x का स्क्वायर उस संख्या के क्यूब से कितना परसेंट लेस है, रेशियो ले लीजिए। देखिए x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, x रेशियो 1। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, जबकि x है कितना रूट 3/2 यानी कि रेशियो रूट 3 रेशियो रूट 2 आ गया, रूट 3 रेशियो रूट 2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे प्यारे भाई इनडायरेक्टली सवाल में पूछना चाह रहा है कि रूट 2 जो है रूट 3 से कितना परसेंट कम है। भाई रूट 3 क्या होता है? रूट 3 अप्रॉक्स 1.7 है, मैं अप्रॉक्स निकालूंगा अप्रॉक्स 1.7, रूट 2 है अप्रॉक्स 1.4, तो 1.7 से 1.4 कितना कम है? कितना कम है? तो आपका जवाब होगा सर 0.3 कम है। अगर 1.7 का 20% भी निकाला जाए, 1.7 का 20% भी निकाला जाए तो 0.34 होता है, ये तो 0.3 ही लेस है, यानी कि आंसर 20% से थोड़ा सा कम होगा। तो एक ही ऑप्शन है 18%, ये ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 33.33% नहीं है बेटा, कोई बात नहीं प्रांशु, आप देखते रहो साउथ की फिल्मों की तरह, समझ आ जाएगा आपको एक दिन। ठीक है ना, अब बचपन में पढ़ाई नहीं की तो थोड़ा तो नुकसान आपको से कितना परसेंट लेस है ये पूछा है, तो कितना लेस होता है 1.4 1.7 से 0.3 लेस है। अगर 1.7 का 20% भी निकालो, 1.7 का 20% भी निकालो 0.2 से गुणा तो 0.34 होता है, जबकि ये तो 0.30 ही लेस है, यानी कि 20% से थोड़ा सा कम उत्तर आएगा, जो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 18%, और यही आंसर है। कि 1.4 कितना कम है? 1.7 से 0.3 कम है, 0.3 कम है ओवर 1.7, 1.7 से कंपेयर कर रहे हैं इनटू 100%। ठीक है ना, तो मेरे दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा 300/17, 17 कम 17 13 बार जाएगा, तो फिर यहां से अप्रॉक्स 17 8 चला जाएगा, अप्रॉक्स 18%। ठीक है ना, अप्रॉक्स 18%। ठीक है, चलिए हाँ बेटा बी। मैं आपसे पूछता हूं कि ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20% ज्यादा कमाता है, तो आप मुझे बताइए कि बी की इनकम फिर ए से कितना परसेंट कम है। राम की इनकम श्याम से 20% ज्यादा है, तो श्याम की इनकम राम से कितने परसेंट कम है? जवाब दीजिए मुझे इस सवाल का। बेटे शशांक वही तो बता रहा हूं, चुपचाप देखो। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? बहुत सारे बच्चे 20% बता रहे हैं, कुछ 25% बता रहे हैं, कुछ 80% बता रहे हैं, सब पगला गए। पहली बात तो मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूं, परसेंटेज सॉल्व करने के लिए आपको बेस पता होना चाहिए कि हम किससे तुलना कर रहे हैं। काफी ज्यादा बच्चे जो है मेरे दोस्तों ठीक बता रहे हैं, पर बहुत सारे गलत भी बता रहे हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मतलब क्या है। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, तो भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। साल में आपको क्या दिया कि ए की जो इनकम है वो बी से 20% ज्यादा है, मतलब क्या हुआ कि अगर बी 5 रुपए कमा रहा है, अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए 6 रुपए कमा रहा है, इसी बात का मतलब है। अगर बी 100 रुपए कमा रहा है तो बी 120 रुपए कमा रहा है, अगर बी 5 रुपए कमा रहा है तो ए 6 रुपए कमा रहा है, ये इसी बात का मतलब है। ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, बी अगर 5 रुपए कमा रहा है तो ए 6 रुपए कमा रहा है, लेकिन सवाल में पूछा क्या है कि ए की बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है। पूछा बेटा बहुत कमजोर हो, पढ़ना बहुत मेहनत करो बेटा, 4-5 घंटे से काम नहीं चलेगा, आप जो 40-50 घंटे पढ़ो, बहुत मेहनत की जरूरत है। बी की इनकम ए से कितना परसेंट कम है? ए से, तो बेस चेंज हो गया, ए से कितना कम है? ए से ए की इनकम है 6, ए से कितना परसेंट कम है? बी की इनकम 1 कम है, 1/6, और 1/6 का मतलब 16.66% होता है। बोलो अब सभी बच्चों को समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? अगर ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम है, यहां से मैंने मंगवाए हैं इस वाले के 4 इंस्ट्रूमेंट है भैया, हॉलीवुड की फिल्मों में नहीं दिखाते डरावने वाले, वैसे ही जो स्टूडेंट पढ़ता नहीं है उसको टॉर्चर करते हैं। मैं आपसे देखिए, मैं हर बैच में बोलता हूं कि सरकारी नौकरी जो है एक छद्म जाल है, या तो बिल्कुल ऐसी पढ़ाई करो कि तुम्हारे टक्कर में कोई ना करे, या फिर बिल्कुल पढ़ाई मत करो, क्योंकि बिल्कुल पढ़ाई ना करने वाला बच्चा भी जिंदगी में कामयाब होता है, पढ़ाई की फील्ड में नहीं और भी बहुत सारी फील्ड में है। और जो पढ़ाई करता है ऐसा कि उसके टक्कर में कोई ना हो तो उसकी नौकरी पक्की, जो बीच वाला बच्चा है ना तो नौकरी लग पाएगी ना ही कोई बिजनेस कर पाएगा। समझ में आया? ऐसी पढ़ाई करो अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए कि तुम्हारे टक्कर में कोई करता ना हो, तुम्हारी बी की इनकम से ज्यादा है, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/25, यानी कि अगर बी की इनकम 25 है तो ए की इनकम 31 है, 25 और 6 31। तो पूछा तो ये ना, बताइए बी की इनकम ए से कितना कम है, तो बी की इनकम कितना कम है? ए से 6 कम है, 6/31 कम है, और परसेंटेज में इंटू 100%।
ठीक है, परसेंटेज निकालना है 600/31%। कितना बेसिक सा सवाल था मेरे दोस्तों, एप्रोक्स डिवाइड करके भी पूछ सकता है, ये बताइएगा। सैलरी जो है वो बी से 60% ज्यादा है, तो आपसे पूछा है बी की सैलरी जो है वो ए से कितना परसेंट लेस है। हर कोई बच्चा कर पा रहा है ए और बी। ए की सैलरी बी से 60% ज्यादा है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, यानी कि बी की सैलरी अगर 5 है तो ए की सैलरी 8 रुपए है। अब सवाल में यही तो पूछा है, सवाल पूछा है कि बी का जो सैलरी है वो ए से कितना परसेंट कम है, तो बी का सैलरी कितना कम है, ए से 3 कम है ओवर 8, 3/8, और 3/8 का मतलब 37.5%। तो बी का जो सैलरी वो ए से कितना कम है, 3/8 कम है, 3/8 मतलब 30, यही बनता है। चलिए अब आप मुझे बताइए, मैं तो नहीं बताऊंगा आप लोगों को। सवाल नंबर 56, हाँ रोहित कर सकते हैं। ए की इनकम बी से 60% कम है, उसकी 5 इसकी 2 है, तो बी की इनकम से कितना ज्यादा है, 3/2 ज्यादा है। 3/2 मतलब 150%। सभी बालकों का आ गया होगा, कोई भी इसमें डाउट नहीं रह गया है किसी बालक को, सबसे बेसिक टाइप परसेंटेज का ही है। अब ये बताइए मेरे दोस्तों, लास्ट सवाल है अब इस क्लास का। इफ इनकम ऑफ ए इज 45% लेस देन बी, ए की जो इनकम है वो बी से 45% लेस है, तो पूछा है कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। बहुत प्यारा सवाल, हर कोई जानता है कि 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20 होती है। ए की जो इनकम वो बी से 9/20 कम है, यानी कि बी की इनकम अगर 20 है तो ए की इनकम 11 है। ये सवाल बोला गया है, ये इनकम का रेशियो है। सवाल में बोला गया है तो ए और बी की जो कंबाइंड इनकम है वो ए से कितने परसेंट ज्यादा है। ए की इनकम तो 11 है, ए की इनकम तो 11 है, 11। तो ये पूछा गया कि ए और बी की कंबाइंड इनकम ए से कितना ज्यादा है, तो ए और बी की कंबाइंड इनकम ए से कितना ज्यादा है, जितनी बी की होगी 20/11। ए और बी की कंबाइंड इनकम, दो बंदों की कंबाइंड इनकम ए से कितना ज्यादा है, जितनी बी की ज्यादा होगी, 20/11। तो 20/11 का मतलब देखिए 11/11 तो 1 हो गया 100%, और 9/11 का मतलब 81.81%, क्योंकि 1/11 9.09 होता है, तो 9/11 81.81, तो 181.81% आ जाएगा। बहुत बेसिक सवाल है। पाइप लॉन्गर देन दी शॉर्टर पाइप, जैसे पानी के पाइप का टुकड़ा है, पानी की पाइप का टुकड़ा है, ध्यान सुनिएगा। अब इसके दो टुकड़े कर दिए मेरे दोस्तों, बड़ा एक छोटा। सवाल में बोला है कि जो लंबा टुकड़ा है वो पाइप की लंबाई का 64% है। 64% कितना होता है, 16/25 होता है, यानी कि पाइप की अगर टोटल लंबाई 25 है, पाइप की टोटल लंबाई 25 है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई 16 है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई 9 होगी। तो लंबाई का रेशियो बड़े छोटे टुकड़े का 16 रेशियो 9। सवाल में पूछा है कि छोटे टुकड़े के कंपेरिजन में कितना प्रतिशत जो है लंबा टुकड़ा लंबा है, ठीक है ना। लॉन्गर पीस इज हाउ मच परसेंट लॉन्गर देन द शॉर्टर पीस। तो आप बताइए कि कितना लेंथ ज्यादा है लॉन्गर पीस की, 7/9, 7/9 ज्यादा है शॉर्टर पीस से। 1/9 11.11%, 7/9 77.77%, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है ये क्लास आपकी समाप्त होती है, और कल से आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं दोस्तों, उसको एंजॉय करिए। आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बधाई, अपना साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, चलिए।